हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से मिशन एसडीएम मिशन डीएसपी के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। फिर से एक बेहतरीन 50 प्रश्न के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 50 बेहतरीन और महत्वपूर्ण सवाल हम लोग इस चैनल पर लेकर आए हैं। लगातार आज हम लोग का 14वां सेशन है और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस सेशन के साथ, और आप लोगों का इसमें सहयोग काफी मिला, जिसके कारण ये सेशन मैं इतना दिनों तक चला पाया। आप लोग लगातार जुड़ते रहे, सेशन के साथ लगातार जुड़ गए और लोगों को जोड़ते रहे। इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस फॉर्मूला से चलना है। काजल कुमारी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं। तो सब लोग लगातार जुड़ जाइए सेशन से लगातार जुड़ जाइए आप लोग और लगातार जुड़े रहिए सेशन से। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। अनीता सिन्हा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। हिमांशु सिंह जी हेलो। इस बार नहीं तो कभी नहीं नारा देना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार मिशन एसडीएम और डीएसपी के लिए रेडी हो जाइए। अपने अंदर इतनी ऊर्जा लाइए, इतनी सकारात्मकता लाइए, इतनी पॉजिटिविटी लाइए, इतनी हैप्पीनेस लाइए अपने अंदर कि मेहनत का कंप्लीट और संपूर्ण परिणाम मिल सके। कभी भी किसी भी मेहनत का संपूर्ण परिणाम तभी मिला है जब आप कोई मेहनत दिल से करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, कंप्लीट हैप्पीनेस के साथ करते हैं। सिर्फ काम करना, मेहनत करना, ऑन द सिलेबस चलना, ये तो है ही जरूरी, लेकिन साथ ही साथ खुश होकर कोई भी काम हम करते हैं, दिल लगा के कोई काम करते हैं, आस्था और विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो जरूर सफल होता है। तो जरूरत है विश्वास बना के लगातार मेहनत करने की। सबको शुभकामनाएं, सबको जय हिंद, जय हिंद सबको, सबको जय हिंद, जय हिंद। ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए बुक, ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी किताबें 9, 10, 11, 12। वैसे 9, 10 की किताब आती थी भारतीय भवन में। भारतीय भवन में सुरेश प्रसाद एक राइटर है, पता करिएगा आप। सुरेश प्रसाद का भारतीय भवन में आता था किताब, पब्लिकेशन का नाम है भारतीय भवन। राइटर है सुरेश प्रसाद, उनकी किताब आप लेके पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बढ़िया कोई किताब नहीं है। आप एनसीईआरटी तो पढ़िए ही। आपको मैं बता देता हूँ, पॉलिटी के लिए बेसिक किताब जो है, पॉलिटी के लिए जो बेसिक बुक है, पॉलिटी के लिए वो बुक है आपका जो बेसिक है उसका किताब, वो है 11 क्लास की एक एनसीईआरटी आती थी, पता नहीं अब मिलता है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। 11 क्लास की एनसीईआरटी, उसको बोलिएगा कि भारत, किताब का नाम लिखिए भारतीय संविधान और लोकतंत्र। भारतीय संविधान और लोकतंत्र, ये किताब का नाम है। इस किताब को ढूंढिएगा, ये 11 क्लास की एनसीईआरटी है। और एक किताब मैं बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत, ये किताब, दोनों किताब को मिलाकर पढ़ लीजिए। मैं लिख कर दे रहा हूँ, पॉलिटी से कभी सवाल न प्री में छूटेगा न मेंस में छूटेगा, आप बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। तो लगातार सब लोग जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ। इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए ताकि थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप पार कर जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, तो हम लोग आज के पहला प्रश्न देखते हैं इस सेशन का। किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। शहरी स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। शहरी स्थानीय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा शुभकामना, हमारा मोटिवेशन हमेशा आपके लिए रहेगा, क्योंकि जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। इसलिए आप लगातार सेशन से जुड़ते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। चलिए, सबका उत्तर आ रहा है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ लोग दे रहे हैं उत्तर, यानी आंसर आ रहा है ए। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। देखिए, स्थानीय शहरी निकाय का मतलब क्या होता है? स्थानीय शहरी निकाय का मतलब होता है, स्थानीय शहरी निकाय का मतलब होता है नगर निगम। नगर निगम से मतलब है, स्थानीय स्वशासन का मतलब है, गांव के शासन को पंचायती राज कहा जाता है। गांव में जो शासन है उसको पंचायती राज कहा जाता है, और जो शासन शहर में लागू है उसे नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। नगर निगम में कुल 18 विषय थे। क्वेश्चन आ जाए कि नगर निगम में कुल कितने विषय हैं, तो कुल 18 विषय नगर निगम में है, 18 सब्जेक्ट है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया गया था 1992 में। 1992 में 2 संविधान संशोधन लाया गया। जो
भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय शासन के विकेंद्रीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुआ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जिसके तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत गांव में ग्राम पंचायत और शहर में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शहर में नगर निगम की स्थापना की गई थी। क्लियर है? नगर निगम में 18 विषय और पंचायती राज में 29 विषय हैं। क्लियर है? यहां तक नगर निगम को जोड़ा गया था अनुसूची 12 में और पंचायती राज को जोड़ा गया अनुसूची 11 में। शेड्यूल 11 में पंचायती राज, शेड्यूल 12 में नगर निगम को जोड़ा गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां नगर निगम। 42वां के बारे में आप जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संशोधन 1976 में लाया गया था, 1976 में लाया गया था और इस संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A ये सब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 51A ये सारे के सारे आर्टिकल को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संशोधन के तहत ही 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संशोधन के तहत ही शिक्षा को और वन को, शिक्षा और एजुकेशन एंड फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इतने सारे काम किए गए 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। तो इतने सारे काम हुए 42वां संशोधन में कि इसे लघु संविधान यानी छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? आगे आते अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का जो काम करने का जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनमें से किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, है ना? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द proposal of parliament and by the law made by parliament by chief justice of इंडिया। तो बताइए किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एरिया को बढ़ाया जा सकता है? अंग्रेजी में ही प्रश्न को मैं बोल दिया हूं, जल्दी से उत्तर दीजिए। सब लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को सेशन शेयर कर दीजिए। मैं जो सेशन ला रहा हूं पूरा का पूरा फोकस है बीपीएससी 67, बीपीएससी सीडीपीओ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होने वाली हैं बहुत जल्द। 12 जून डेट दे दिया, उत्तर प्रदेश पीसीएस का कैलेंडर आ चुका है। उसमें भी सीटें करीब 900-1000 के पास होने वाली है, चुकना नहीं है। मेरा जो टारगेट है पूरे उत्तर भारत के पीसीएस को मैं कवर कर रहा हूं, तो लगातार उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले लड़के भी जुड़ सकते हैं। मैं लगातार पढ़ाया हूं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, लखनऊ, बनारस, पटना, इसके अलावा हरियाणा में रोहतक, पानीपत, सोनीपत, इन सभी जगहों पर मैं पढ़ा हूं। जो भी लड़के पढ़े हैं लगातार सेशन को जुड़िए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस अभी 23 मार्च में होने वाला है, इस सारे परीक्षाओं में लोग इसका फायदा उठा सके। तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो आयाम है, मेरा जो रेंज है वो रेंज है कि भाई जेपीएससी, बीपीएससी, अभी जेपीएससी का प्री भी सुन रहा हूं कि शायद रद्द हो गया है, अब कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता लेकिन शायद उसको रद्द कर दिया गया है। तो लगातार झारखंड लोक सेवा आयोग का जिन्होंने पेपर दिया होगा फिर से एक बार तैयार हो जाइए आप प्री देने के लिए। तो जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सबके लिए सेशन है, तो लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, लगातार सेशन के साथ बने रहिए और आंसर जरूर कीजिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही होगा संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अकॉर्डिंग किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप बाय रिकमेंडेशन ऑफ विच मिशन? किस मिशन के तहत, किस प्रपोजल के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? आप जानते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था।
भारत के संविधान सभा में प्रत्येक प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। इस संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म किया गया? सब लोगों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग अपना आंसर प्लेस कीजिए। लगातार जुड़े रहिए। आज का प्रश्न, आज करंट अफेयर के लिए 5-7 सवाल दिया हूं, देखता हूं किसके कितने स्कोर आते हैं। आप लोग आंसर कीजिए और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। अंत में आप बता भी सकते हैं कि आपके कितने स्कोर हुए। तो भैया लगातार आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत याद रखो 1946 में ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 मंत्री भारत आए, 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए। भारत में संवैधानिक इशू को सुलझाने के लिए, भारत में संवैधानिक मसले को सुलझाने के लिए ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए। एक का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था पैथिक लॉरेंस। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन में। ये तीनों को भारत भेजा गया, भारत में संवैधानिक मामलों को सुलझाने के लिए 1946 में। और ये जब आए भारत, इन्होंने आह्वान किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से कि आप लोग दोनों मिलकर के एक संविधान सभा बनाइए, आप लोग दोनों मिलकर के एक संविधान सभा बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक संविधान सभा बनने का मतलब क्या होता? मुस्लिम लीग का भी वही संविधान सभा और कांग्रेस का भी वही संविधान सभा। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब यह होता है कि ये अंतिम कमीशन था भैया, ये कैबिनेट मिशन अंतिम मिशन था जिसने कोशिश किया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा न हो, भारत पाकिस्तान न बटे। क्वेश्चन आ जाए कि भारत और पाकिस्तान न बटे, इसके लिए अंग्रेजों ने अंतिम प्रयास किस मिशन के तहत किया? आंसर होगा कैबिनेट मिशन। ये लास्ट कोशिश था। कैबिनेट मिशन ने कोशिश की कि पाकिस्तान न बने, भारत पाकिस्तान एक रहे। हालांकि किया धरा सब तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी की सरकार थी वो कभी नहीं चाहती थी भारत का नुकसान करना, लेकिन क्या करिएगा, नियति में जो होता है वो हो जाता है। तो भैया ये जो बीज इन्होंने बो दिया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर अलग पाकिस्तान की बात हो गई थी, अब वो पेड़ बनकर तैयार है तो कितना पेड़ काटिएगा। तो कैबिनेट मिशन ने कोशिश किया कि एक ही संविधान सभा रहे, एक ही संविधान सभा रहे। तो कैबिनेट मिशन जो 3 लोग आए, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसने 2 सलाह दिया। पहला सलाह इन्होंने क्या दिया कि भाई भारत में एक संविधान सभा बनाओ जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों हो, और एक सरकार बनाइए, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, उसमें भी कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों हो। समझ में आ रहा है बात? यानी अंतिम कोशिश थी कि पाकिस्तान न बने। लेकिन बाद में माउंटबेटन प्लान आया, उसने तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही करवा दिया। यानी कि पूछा जाए कि इसने क्या किया, 3 बातें, यहां से 3 बात निकली। पहली बात, इसके तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, दूसरा इसके तहत भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, और तीसरा क्या हुआ इसके तहत? तीसरा हुआ भारत पाकिस्तान के बंटवारा न हो, इसके लिए कैबिनेट मिशन अंतिम कोशिश थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा न हो इसके लिए अंतिम कोशिश किसका था भैया? कैबिनेट मिशन का था। इसके बाद फिर जो भी मिशन आया सब बढ़ता चला गया। क्लियर है? तो ये 2 बातें याद रखिए इसके लिए। भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, केंद्र में डायरकी लाया गया और राज्यों को स्वायत्ता दे दी गई और वहां द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। क्रिप्स मिशन के तहत भारत को स्वराज यानी कि औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जल्दी सभी लोग उत्तर दे दीजिए, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, ताकि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, जहां जहां भी हो सके
जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी मैं गारंटी करता हूं कि इस सेशन को अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। मैं बता दूं कि आज ये 14th सेशन है, ये 14th सेशन है। कल इसका 15th सेशन मैं लाऊंगा। कल 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस भी है। आज 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं हम। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में आज 25 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का परेड चलेगा कल, और कल मेरा 15वां सेशन चलेगा, 15th सेशन। और कल के बाद इस सेशन को कुछ समय के लिए ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप का मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी, इसके जगह पर मैं करंट अफेयर की सेशन आपके लिए लाया करूंगा। करंट अफेयर की आपकी डिमांड थी कि सर कुछ करंट भी करवाइए, क्योंकि पढ़ाई में बैलेंस जरूरी है। ये नहीं कि लगातार आप एक ही सेशन करते रहिए, क्वेश्चन क्वेश्चन, थोड़ा करंट अफेयर को भी समावेश कीजिए। तो मैं सोच रहा हूं कि करंट अफेयर के एक सेशन में आप ले लाऊं। ये 27 तारीख से आपका सेशन शुरू होगा, तो लगातार उस सेशन के साथ जुड़े रहिए। 27 को मैं सेशन ला रहा हूं करंट अफेयर का, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये सेशन कल तक चलेगा, ये जो एमसीक्यू सेशन है हमारा कल तक चलेगा, 15 तक चलेगा। 15 सेशन 26 जनवरी को समाप्त होगा, और 27 जनवरी से इसी समय हम लेके आएंगे आपके लिए करंट अफेयर का सेशन। तो उससे भी जुड़ना ना भूले। लगातार करंट अफेयर का सेशन, मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन, इसी तरह से साइंस का सेशन, जितने भी होगा हर एक तरीके से हमने कर लेना है। इतनी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करा देना है कि बस जितने लोग जुड़े हैं सिलेक्शन उनका हो जाए हर तरीके से। तो करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत 27 तारीख से होने जा रहा है। लगातार लोगों को बताते रहिए, जोड़ते रहिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर तरीके की सुविधा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए भाई, तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। या तो 6 वर्ष के लिए वो रहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 6 वर्ष के लिए इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, या फिर 65 वर्ष के लिए, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर कर जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन, यह अनुच्छेद 324 में आता है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमिश्नर की चर्चा की गई है, इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन चुनाव की बात की गई है। अनुच्छेद 324 से 329 तक। 324 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा है, और 326 में वयस्क मताधिकार पद्धति की चर्चा है। भारत में प्रत्येक नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है, चाहे नारी हो या पुरुष हो या किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर भारतीय नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब तो ओसीआई को भी वोट देने का अधिकार मिला हुआ है ना। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे भी वोटिंग, उनको भी वोटिंग राइट देने की बात हो रही है। कहने का मतलब कि सब लोग वोट देंगे, लेकिन जो पागल है, दिवालिया है, या जो व्यक्ति सजा याफ्ता है, जिसको सजा हो चुका है कोर्ट से, वो व्यक्ति वोट नहीं देगा। तो पूरी वोटिंग की बात 324 से 329 तक की गई है। वयस्क मताधिकार पद्धति ये 326 में है, और चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त की चर्चा 324 में है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जनहित याचिका अर्थात PIL कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? जनहित याचिका यानी कि कोई भी ऐसी बात जो आम जनता के हित के लिए सही नहीं है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी हो, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इसके लिए जब आप कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है, इस पर कुछ किया जाए, तो उसी को बोलते हैं जनहित याचिका या PIL। PIL कहां आ सकता है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में। चलिए बताइए कहां लाया जा सकता है PIL? PIL को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, PIL को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? जनहित याचिका समझ में आ गया। आम जनता के हित में जो कुछ भी होगा वह याचिका कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन जो होने वाला पावरफुल एनर्जेटिक सेशन होने वाला है। बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए आज मैं लाया हूं, नए नए प्रश्न और अच्छे प्रश्नों का संग्रह। जो जनहित याचिका है, PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा डी। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। डी इज द राइट आंसर। मैं ऐसे ही थोड़ा ना बोलता हूं कि आप लोग काबिल है, आप लोग काबिलियत आपके अंदर है। इतने टफ क्वेश्चन का भी उत्तर आप लोगों ने दे दिया है। बहुत बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो जनहित याचिका की बात करें, इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
पीएन भगवती के द्वारा किया गया था। पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके द्वारा सबसे ज्यादा जनहित याचिका का प्रचार प्रसार किया गया था। नोट कर लीजिएगा, पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा जनहित याचिका का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया था, सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया गया था। ये वही पीएन भगवती हैं जिनके भाई का नाम है जेएन भगवती। जेएन भगवती भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जेएनयू के लेक्चरर थे। जेएन भगवती, इन्हीं के भाई थे पीएन भगवती, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने, और ये जनहित याचिका को लाने वाले, प्रचारित करने वाले पीएन भगवती हैं। पीएन भगवती के बड़े भाई थे जेएन भगवती, जो इकोनॉमिक्स के भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जेएनयू के लेक्चरर हैं। और इन दोनों के पिता कभी मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। पीएन भगवती के फादर मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो मुंबई के राज्यपाल भी रहे। समझ आ रहा है बात? तो उन्हीं के पुत्र थे जेएन भगवती और पीएन भगवती। क्लियर है? ये जनहित याचिका को आप कहीं भी ला सकते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों जगह आप ला सकते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। एक व्यक्ति, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति विधायिका का चुनाव लड़ सकता है। विधायिका का मतलब होता, विधायिका का मतलब क्या? संसद और विधानमंडल। केंद्र में विधायिका को बोलते हैं संसद, केंद्र की विधायिका को बोलते हैं संसद, और राज्य की विधायिका को बोलते हैं विधानमंडल। केंद्र की विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर को बोला जाता है पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेचर को बोला जाता है विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधायिका यानी संसद या विधानमंडल, इसके चुनाव लड़ने के लिए यानी एमपी और विधायक बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ये नहीं पूछा है कि लोकसभा का एमपी कि राज्यसभा का एमपी, बस सिंपली पूछा कि आपको विधायक और एमपी बनने के लिए न्यूनतम आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आपको विधायक और एमपी बनने के लिए, अगर ये लोकसभा राज्यसभा डिस्क्राइब करता कि लोकसभा के सांसद बनने के लिए कितना चाहिए, तब 25 साल, राज्यसभा के लिए तो 30 साल। अगर अलग अलग कर देता तो ऐसे होता, फिर विधायक बनना है तो भैया 25 साल, अब विधान पार्षद बनना है, एमएलसी बनना है तो 30 साल। अगर ऐसे करता तो ऐसे होता, लेकिन सिंपली पूछ लिया कि न्यूनतम आयु विधायिका में जाने के लिए, संसद में जाने के लिए, विधानमंडल में जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 25 साल। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, 25 वर्ष इसका होगा। 25 वर्ष मिनिमम, अगर पूछे 25 वर्ष, लेकिन अगर पूछ ले अलग से करके लोकसभा में कितनी होनी चाहिए उम्र, तो 25 वर्ष। राज्यसभा के एमपी बनने के लिए तो 30 वर्ष। उसी तरह से एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष, एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष। नोट कर लीजिए। वोट देने की आयु 18 वर्ष। वोट देने की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। और पंचायत में अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव लड़ना है, तो आपकी आयु होना चाहिए 21 वर्ष। यानी मुखिया बनने के लिए 25 वर्ष की जरूरत नहीं है। मुखिया बनने के लिए और नगर निगम में मेयर बनने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 21 साल के हैं तो नगर निगम में वार्ड और मेंबर का आप चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड का और मेयर का चुनाव आप लड़ सकते हैं नगर निगम में, और मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव आप लड़ सकते हैं पंचायत में, जब आपकी उम्र 21 साल की होती है। पंचायत और नगर निगम यानी स्थानीय सरकार जो है, उसमें चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? लोकल गवर्नेंस में 21 साल, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, विधानसभा में 25 साल, विधान परिषद में 30 साल, और 18 साल वोट देने की आयु है। पहले वोट देने की आयु, पहले जो था वोट देने की जो आयु थी पहले, वो थी 21 साल। वोट देने की आयु 21 साल था, लेकिन 1989 में वोट देने की आयु को कर दिया गया 18 साल। वोट देने की आयु कितना कर दिया गया? 1989 में 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये 1989 से पहले 21 साल था वोट देने की आयु, जिसे क्या कर दिया गया? हटा करके इसे को कर दिया गया कितना? 18 साल। और कौन वोट नहीं दे सकता? पागल, दिवालिया और सजायाफ्ते व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? ओबीसी 27% रिजर्वेशन, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। चलिए जल्दी बताइए आप लोग, किसके तहत? जल्दी से बताइए, किसके तहत दिया गया?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया ओबीसी को 27% रिजर्वेशन? आप जानते हैं कि मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार में मंडल कमीशन आया था, पता है आपको? मोरारजी देसाई के काल में ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए मंडल कमीशन लाया गया था। वैसे ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए जो पहली बार कमेटी बनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। उसका नाम था काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया था, काका कालेकर समिति। बाद में जनता पार्टी की सरकार ने बनाया मंडल कमीशन। बाद में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट को तुरंत लागू नहीं किया जा सका। बाद में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने भारत के तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। क्लियर है? लेकिन ये आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसमें जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है मैंने इस बार टाइप नहीं किया है। अगर इसमें बीपीएससी का आंसर में क्या होगा, दोनों होगा, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4). देखिए मैं बता रहा हूं दोनों में कैसे होगा। पूछे सर दोनों में कैसे है? देखिए अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण है, आईआईटी, आईआईएम, इसके अलावा एम्स या जो भी आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आरक्षण की बात करते हैं आप 27%, तो वो दिया गया 15(4) के तहत। और सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करते हैं तो वो दिया गया 16(4) के तहत। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नियोजन में अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण दिया गया और 15(4) के तहत दिया गया सरकारी संस्थाओं में, गवर्नमेंट संस्थान में आरक्षण दिया गया 27% ओबीसी आरक्षण। क्लियर है? हाँ, इसी 15 अनुच्छेद में ही एक और क्लॉज जोड़ा गया है जिसे हाल ही में ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसको भी इसी के साथ जोड़ा गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो 27% आरक्षण 15(4) और 16(4) दोनों में दिया गया। पर अंतर क्या है? 15(4) में क्या दिया गया? 15(4) में सरकारी संस्थाओं में और 16(4) में दिया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। अनुच्छेद 14 जानते हैं, राइट टू इक्वालिटी है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी समता का अधिकार। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में क्या है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी का यानी छुआछूत का अंत होगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत यानी एंड ऑफ ऑनर। जितने भी एजुकेशनल और सैनिक और शैक्षणिक इस उपाधि को छोड़कर बाकी जितनी उपाधि है सबको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप शैक्षणिक उपाधि रख सकते हैं, मतलब कोई अपने नाम के पीछे राजा, महाराजा इस टाइप के टाइटल अब नहीं जोड़ पाएगा। अगर आपने पीएचडी किया है तो अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं। यदि कोई सैनिक को परमवीर चक्र मिला है तो अपने नाम के पीछे परमवीर चक्र, सतदेव सिंह इस तरह से नाम लगा सकते हैं। लेकिन सैनिक और शिक्षा की उपाधि को छोड़कर कोई भी उपाधि इंसान अपने नाम के पीछे अब नहीं लगा सकता, क्योंकि अब लोकतंत्र आ गया, जनता का शासन आ गया। यहाँ न तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अनुच्छेद 18 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी है। कितने फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, अब 6 हो गए। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। तब कितने आर्टिकल हो, कितने फंडामेंटल राइट्स हो गए? 6 हो गए। कौन कौन? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इंडिपेंडेंस आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, राइट टू कंजर्वेशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर आर्टिकल 29 and 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। यानी कि समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार 29 और 30 और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? अमेरिका से। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि ओथ, जो गवर्नर का ओथ है, ओथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को
उसके पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। लगातार सेशन को शेयर कीजिए। आज बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं। अच्छे डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन एंड हेल्दी क्वेश्चंस। बस लगातार जुड़े रहिए। आज 14th सेशन है, कल जो है 15th सेशन होगा। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस के उत्सव पर 15वां सेशन हम लोग करेंगे। यानी कुल 50-50 करके देखा जाए तो 15 गुना 50, करीब 800 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन कर लिया। कल 15वां सेशन हमारा आने जा रहा है, लेकिन अगले दिन 27 जनवरी से हम लोग लाएंगे आपके लिए करंट अफेयर सेशन। तैयार रहिए। इसी समय, इसी वक्त, इसी समय हर दिन हम लोग करंट अफेयर के सेशन लाने जा रहे हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। लगातार हम लोग जुड़ते रहिए सेशन से। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? जल्दी बताओ, सही उत्तर क्या होगा? टाइम सेम रहेगा, 4:30 के आसपास। 4:30 के आसपास की टाइमिंग होगी। टाइमिंग होगी 4:30 के आसपास की टाइमिंग शाम को। करंट अफेयर सेशन बहुत जल्द, यानी परसों 27 तारीख से तैयार हो जाइए। बीपीएससी 67, सीडीपीओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आरओ एआरओ, उत्तराखंड पीसीएस का मार्च में पेपर है, उसके लिए तो कंप्लीट सेशन में लाने जा रहा हूं। बस तैयार हो जाइए परसों के लिए, यानी 27 जनवरी के लिए। चलिए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सब लोग आंसर कीजिए, आसान प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। जल्दी से बताइए, गवर्नर को शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? आप जानते हैं? जल्दी से इसका उत्तर सभी लोग दीजिए। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आसान प्रश्न है, जल्दी से सबका उत्तर मैं इसमें चाहता हूं। सबका आंसर इसमें मैं चाह रहा हूं कि सब लोग आंसर कीजिए। शपथ कौन दिलाता है? बहुत आसान और इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें कई लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के सी, जिन्होंने सी लगाया है, बिल्कुल सही उत्तर। मैं देख रहा था कौन सही करता है आंसर। सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल, गवर्नर की बात करें तो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है आर्टिकल 153 में आता है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद, अनुच्छेद 153 में आता है, और उसकी नियुक्ति 155 के तहत की जाती है। नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि महाधिवक्ता का मतलब, महाधिवक्ता का मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, राज्य सरकार के जो मुख्य वकील होता है, राज्य सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जैसे नीतीश कुमार के मुख्य वकील, मुख्य कानूनी सलाहकार जो होंगे उसी को बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार का मुख्य वकील होता है, उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता किस आर्टिकल में आता है? जल्दी से उत्तर दीजिए, किस आर्टिकल में आता है
महाधिवक्ता, बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। राज्य सरकार का मुख्य वकील होता है, मुख्य वकील होता है महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और ये राज्य के विधानसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन विधानसभा में जा सकता है, बोल सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन किसी कीमत पर वोट नहीं कर सकता। क्वेश्चन आता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा के मेंबर नहीं होता, एमएलए नहीं होता, फिर भी वो विधानसभा में जा सकता है, बोल सकता है, पर वोटिंग नहीं कर सकता, वह महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। उसी तरह आर्टिकल 76 में केंद्र में होता है केंद्र सरकार का मुख्य वकील, मुख्य कानूनी सलाहकार, जिसको महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट होती है, और अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या भारत के किसी भी अदालत में वो पैरवी करने जाता है। अगर सरकार का कोई केस है केंद्र सरकार का, तो सरकार की तरफ से वही वकील के रूप में पैरवी करता है और सरकार को कानूनी सलाह देता है, और संसद का मेंबर नहीं होता, लेकिन संसद के दोनों सदनों में जा सकता है, बोल सकता है, पर किसी कीमत पर वोट नहीं कर सकता। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होती है। सुप्रीम कोर्ट को जज बनने की जो योग्यता होती है, सेम योग्यता अटॉर्नी जनरल की होती है। उसी प्रकार हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता महाधिवक्ता के लिए भी होती है। नोट क्या होती है योग्यता, आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जज बनने के लिए योग्यता क्या होती है? भारत के नागरिक होना चाहिए, और भारत के अलग अलग हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए या 10 साल तक वकील होना चाहिए। उसी प्रकार हाई कोर्ट के जज बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत के किसी भी जिला अदालत में क्या करना चाहिए, या तो आप 5 साल जज रहे हो या फिर 10 साल वकालत का काम किए हैं, तो हाई कोर्ट के जज बनने के एलिजिबल आप हो गए। क्लियर है? तो अनुच्छेद 165 में अटॉर्नी एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना किसने की? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना किसने की? लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले किसने की? लोकायुक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। जल्दी से उत्तर दीजिए, आसान सा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना किसने की? किसने की? जल्दी उत्तर दो। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। लोकायुक्त लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र ने की थी। हालांकि इससे पहले बिल पारित कर दिया था उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने इसके लिए बिल पारित किया था, पर वो गठन नहीं कर पाया। उड़ीसा सरकार ने बिल तो पहले ही पारित कर दिया, महाराष्ट्र से पहले लोकायुक्त का बिल आ गया था, लेकिन वो लागू नहीं कर पाया। पहले लागू करने वाला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। लोकायुक्त के लिए विधेयक लाने वाला, कानून बनाने वाला पहला राज्य था उड़ीसा, लेकिन गठित नहीं कर पाया। गठन किसने पहली बार कर दिया? महाराष्ट्र ने। पूछा जाए पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में, लोकायुक्त को लेकर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो उड़ीसा था। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। बैंकिंग लोकपाल, बहुत बेहतरीन सवाल। बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल। बैंक में यदि कोई किसी प्रकार की आपको लगता है मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, बैंक में मेरे साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ है, कोई मिसकंडक्ट किया है मेरे साथ, तो ऐसे में बैंकिंग लोकपाल एक संस्था होती है, बैंकिंग एम्बुड्समैन एक संस्था होती है, जिसके तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंक के अधिकारियों का, बैंक की संस्थाओं का। इनका आप अपील कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं। उस जगह का नाम है बैंकिंग लोकपाल। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? बैंकिंग ओम्बुड्समैन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990, 1995, 2003 एंड 2005। सब लोग आंसर कीजिए, लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन को अपने अधिकतम दोस्तों के पास जो तैयारी करते हैं, जो गांव में हैं, जो पटना नहीं आ सकते, या दिल्ली नहीं जा सकते, इलाहाबाद नहीं जा सकते, है ना, उनसे उन मित्रों तक अपने मैसेज को पहुंचा दीजिए, अपने लिंक को पहुंचा दीजिए। प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे आप इसको शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक कर दे, सेशन को लाइक कर दें। इसका सही उत्तर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई थी 1995 में, और 27 तारीख से तैयार रहें करंट अफेयर सेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा स्थान, प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा स्थान बद्रीनाथ कौन से प्रयाग के नजदीक है? किस प्रयाग, कौन सा प्रयाग के नजदीक है? बहुत बेहतरीन सवाल। इस सवाल का उत्तर जो देगा रियल में वो मेरे तरफ से अवार्ड का भागी होगा। तीर्थ यात्रा स्थान बद्रीनाथ
बद्रीनाथ के नजदीक में कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग या कर्ण प्रयाग? चलो मेरी तरफ से एक और ऑप्शन ले लो, कर्ण प्रयाग। चलो बताओ जल्दी से बताओ। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, जल्दी से बताओ। देव प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? पंच प्रयाग है। उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं जी? तो पंच प्रयाग है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। ये देखिए, 1 2 3 और इसके बाद थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाओ, 4 और थोड़ा सा और बढ़ाओ, यहां आ जाइए और ये हमारा हो गया देवप्रयाग। देखो यहां देखो, दो नदियों के संगम को भारत में प्रयाग कहा जाता है। भारत में दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं स्टूडेंट। ये सतोपंथ ग्लेशियर है, ध्यान दो, ये सतोपंथ ग्लेशियर है बच्चा। और ये है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नाम नहीं लिखा पा रहा, यहां पर लिख लेना। ये जो पहली वाली नदी है धौली गंगा है। और ये जो सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है, सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है, इसका नाम है अलकनंदा। लेकिन जब ये निकलती है वहां इसका नाम है विष्णुगंगा। अलकनंदा ये सतोपंथ ग्लेशियर है, यही से निकलती है अलकनंदा। लेकिन जब अलकनंदा निकलती है तो उसका नाम होता है, उस समय उसका नाम होता है विष्णुगंगा। विष्णुगंगा नदी, अलकनंदा का ही नाम है विष्णुगंगा। इधर से आ रही धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णुगंगा जहां मिलते हैं इसी को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये नंद का नदी है, कहते हैं नंद बाबा यहाँ तपस्या किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया नंद का। और नंद का जहां मिल, एक चीज और जान जाओ, जहां पर मिलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा वहां विष्णु प्रयाग। और सुन लो, विष्णु प्रयाग के बाद ये जो विष्णु गंगा नदी थी इसी का नाम हो जाता है अलकनंदा। यानी विष्णु प्रयाग के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। तो ये पूछा जाए कि अलकनंदा कहां से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। शुरू में इसका नाम विष्णु प्रयाग है, विष्णु गंगा है, उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, इन दोनों के मिलने से कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। नंदका और अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग। ये पिंडार नदी है। यहाँ कर्ण, महाभारत में जो कर्ण था ना, अंगराज कर्ण, यहीं पर तपस्या किया था। ये पिंडार नदी है, जहां पर मिलती है अलकनंदा से, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। और यह है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो दाहिने किनारे से मिल रही है, यह है मंदाकिनी नदी। ये जब मिलती है अलकनंदा में तो इसका नाम है रुद्र प्रयाग। अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, नंदका मिलती है तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में ही सब मिल रही है। पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग। इधर से भागीरथी आ रही है, भागीरथी गोमुख से निकल कर, ये गोमुख है, गंगोत्री का गोमुख है, यहां से निकल रही है भागीरथी। भागीरथी निकल के आती है और ये भी कहां मिल जाती है? अलकनंदा में। जहां भागीरथी मिलती है उस जगह को बोलते हैं हम लोग देव प्रयाग। ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं। कौन कौन? सबसे नॉर्थ में हो गया विष्णु प्रयाग, उसके जस्ट साउथ में नंद प्रयाग, ये अरेंज्ड वे में है। उसके जस्ट साउथ में कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। और इधर से देखिए, ये है भागीरथी और ये जो नदी आप देख रहे हैं भिलंगना है। भागीरथी और भिलंगना, इसके संगम को बोलते हैं गोविंद प्रयाग। यहाँ पर भी एक प्रयाग है पर ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं, गोविंद प्रयाग। और यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, इस डैम का नाम है टिहरी डैम। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा डैम बनाया गया है? टिहरी बांध, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है, हाईएस्ट डैम है। इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बताया हूं वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो सही उत्तर क्या आप लोगों ने लगाया है? इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बगल में बद्रीनाथ है। वैसे बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए जाना भी जाता है, यहीं पर बद्रीनाथ है भाई, यहीं पर बद्रीनाथ है। और यहीं पर एक दर्रा भी हिमालय में है, उसका नाम है माना दर्रा। यहाँ पर हिमालय में एक पास है जिसका नाम है माना पास। ये हिमालय में एक दर्रा है, यहीं पर माना दर्रा, बगल में है बद्रीनाथ, यहीं बगल में विष्णु प्रयाग, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है। क्लियर है? तो यही विष्णु प्रयाग भगवान विष्णु के लिए फेमस है, विष्णु प्रयाग या इस बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए, और केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए और केदारनाथ शिव जी के लिए। नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग के बगल में बद्रीनाथ, बसे बद्री, बसे विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ शिव जी के लिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। नेक्स्ट, इनमें से किस पर्वत में बनिहाल दर्रा स्थित है? इनमें से किस पर्वत में बनिहाल दर्रा स्थित है? जल्दी से उत्तर दीजिए, इनमें से किस पर्वत में बनिहाल पास स्थित है? बनिहाल दर्रा इनमें से किसमें स्थित है? जल्दी से उत्तर दो। धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, लद्दाख, किस श्रेणी में? बता दूं कि सभी पर्वत का जो नाम दिया गया है ये सब के सब मिडिल हिमालय का पार्ट है। ये सभी के सभी किसके पार्ट है भैया? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का भाग है भैया। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय को ही बोलते हैं लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय को ही बोलते हैं हिमाचल हिमालय, हिंदी में बोलते हैं उप हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये सब मध्य हिमालय के ही नाम है। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत, मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। ये जो तीन है, तीन ही, चारों नहीं भी, ये तीन, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो तीन है ये मिडिल हिमालय के पार्ट है। मिडिल हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, नेपाल में महाभारत श्रेणी और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी जो है वो ट्रांस रेंज का भाग है। लद्दाख जो है वो ट्रांस रेंज का भाग है। ये ट्रांस रेंज, ये ट्रांस हिमालय जो है उसका पार्ट है। लद्दाख ट्रांस हिमालय का पार्ट है, नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें जो बनिहाल दर्रा वो किसमें है? आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। आप लोग का सही उत्तर है, इसका सही आंसर होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत में ही बनिहाल और पीर पंजाल दोनों दर्रा है। बनिहाल और पीर पंजाल, बनिहाल और पीर पंजाल दोनों, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा दोनों के दोनों, ये क्या है भैया? दोनों। पीर पंजाल दर्रा का भी नाम है, पहाड़ का भी नाम है। पीर पंजाल दर्रा का भी नाम है और पीर पंजाल दर्रा का भी नाम है, साथ ही साथ ये पर्वत भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल। मैं बता दूं कि बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाते हैं। बनिहाल दर्रा से कहा जाते हैं? जम्मू से श्रीनगर। और बनिहाल दर्रा किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है जवाहर सुरंग को, कनेक्ट करता है। बनिहाल पास कनेक्ट फ्रॉम जवाहर टनल। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग और एक और सुरंग बना है हाल ही में, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये भारत का सबसे लंबी सुरंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग अभी हाल ही में बना है, जवाहर सुरंग के जस्ट आगे। यानी बनिहाल दर्रा दो सुरंग को जोड़ती है, एक जवाहर सुरंग और दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। 2016 में जो बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, 2016 में बीपीएससी सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि भारत का कौन सा दर्रा है जो जवाहर सुरंग को जोड़ता है। पिछला सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था, पेपर निकालना, उसमें देखना, ये प्रश्न आया हुआ है कि भैया जवाहर सुरंग को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग दोनों को जोड़ता है। अब बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत में है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में? देखिए अभी आ गया प्रश्न। मैंने कहा अभी हाल ही में कि भैया जो बनिहाल दर्रा है वो जवाहर सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को जोड़ता है। तो बताइए गेस करके, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। वो उधमपुर जिले को रामबन जिले से जोड़ता है। उधमपुर जिले के चेनानी को रामबन जिले के नासरी से जोड़ता है। उधमपुर जिले के, देखो जिला का नाम बता दिया हूं, तुम राज्य का नाम गेस करो। उधमपुर जिले के चेनानी को रामबन जिले के नासरी से जोड़ता है, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर, एकदम नोट करना, 9.15 किलोमीटर चेनानी से नासरी को जोड़ता है। उधमपुर जिले के चेनानी को रामबन के नासरी से जोड़ता है। बताओ दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग, किस राज्य में है वो दर्रा? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लगातार मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों तक सेशन को पहुंचाइए। जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सएप चैनल हैं, प्लस आप चले जाइए फेसबुक पर भी लिंक को शेयर कर दीजिए जाकर, ताकि अधिकतम लोग इसको देख सके, समझ सके, जुड़ सके। तो जम्मू कश्मीर में
चेनानी नासरी सुरंग, जिसे हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं, उसको भी बनिहाल दर्रा जोड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़, इसे उत्तराखंड में भी एक टनल बनाया मोदी जी ने, उसका नाम है अटल सुरंग। रोहतांग दर्रा, सॉरी उत्तराखंड में नहीं, सॉरी हिमाचल प्रदेश में भाई, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कांगड़ा जिला। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रा के पास एक सुरंग बनाया है, एक सुरंग का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका नाम है अटल टनल। अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग, अटल टनल के नाम से जाना जाता है रोहतांग टनल को। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा जिले में है। और कांगड़ा से एक न्यूज आया है, कांगड़ा से न्यूज आया है, अपना कांगड़ा। अभी एक हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, 3-4 दिन पहले का करंट अफेयर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी लेटेस्ट एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अपना कांगड़ा। अपना कांगड़ा नाम का एक लॉन्च किया है, क्या एक लॉन्च किया है अपना कांगड़ा नाम से एक एप्लीकेशन, जो वहां के टूरिस्ट को मदद करने के लिए तथा लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रचार करने के लिए बनाया गया है। और कांगड़ा जिले में ही अटल टनल है, कांगड़ा में कांगड़ा वाली माता का मंदिर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी है, हिमाचल प्रदेश में मणि महेश है, ये सब वहां घूमने वाला जगह, घूम सकते हैं आप। आगे आते हैं, इनमें से भारत का कौन सा प्रदेश पहले पुर्तगालियों कब्जे में था? पहले पुर्तगालियों कब्जे में था, बताइए। गोवा, पांडिचेरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जो एरिया था, प्रदेश था, वो किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों कब्जे में पहले था, बाद में जिसके कब्जे में चला जाए। जल्दी से बताओ कौन सा प्रदेश पहले पुर्तगालियों कब्जे में था? पहले बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। पहले पुर्तगाली आए, उन्होंने कब्जा जमाया, फिर बाद में किसी ने कब्जा जमाया, वो बात अलग है। चलो बताओ, इसका सही उत्तर होगा सी, बिल्कुल। जिन्होंने सी आंसर दिया बिल्कुल सही है। पुर्तगाली कब्जे में पहले पांडिचेरी भी था। मैं जानता हूं कि आप फ्रांस गेस कर रहे थे, फ्रांस, आपको लगता है पांडिचेरी फ्रांस, फ्रांस के कब्जे में बाद में आया, पहले पुर्तगालियों कब्जे में था। गोवा और पांडिचेरी दोनों पुर्तगालियों कब्जे में था। पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली राजधानी, जब पुर्तगाली भारत में आए तो उसने अपनी व्यापारिक कोठी, अपनी व्यापार का केंद्र, अपने ट्रेड सेंटर और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहां स्टेब्लिश किया? कोचीन में। कोचीन में जब पुर्तगाली आए तो 1603 में कोचीन में किले का निर्माण करवाया। 1603 नहीं, सॉरी 1503 में भाई, 1503 में जब पुर्तगाली आए तो 1503 में एल्बुकर्क जो बाद में बनता है गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर बनकर भी बाद में आता है। लेकिन जब कोचीन में 1503 में किले का निर्माण एल्बुकर्क करवा रहा था, उस समय यह पुर्तगाल का गवर्नर नहीं था। बाद में 1509 में गवर्नर बनकर आया था, कौन? एल्बुकर्क। लेकिन एल्बुकर्क ने जब गवर्नर नहीं था, उसी समय 1503 में इसने केरल के कोचीन में किलेबंदी करवाई और वहां किला बनाकर वहीं से शासन प्रारंभ किया, वहीं से व्यापार करना प्रारंभ किया। यानी पूछा जाए कि पुर्तगालियों का पहला ट्रेड सेंटर, पुर्तगालियों की पहली कोठी, पहली राजधानी कहां बनाया गया, तो क्या बोलेंगे? कोच्चि। लेकिन बाद में 1530 में, 1530 नोट कर लीजिएगा, 1530 में, ऐसे बता दें कि 1510 में ही यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन आ जाए, गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया? 1510 में। किससे छीना गोवा को? उसने पुर्तगालियों ने किससे छीना? तो आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह से 1510 में। कोच्चि, यानी पुर्तगालियों की प्राचीन राजधानी कहां थी? कोच्चि। लेकिन जब यूसुफ आदिल शाह से गोवा मिल गया तो राजधानी को 1530 में कहां लेकर आए? परमानेंट राजधानी कहां बना दिए? गोवा। यानी पुर्तगालियों की पहली राजधानी कोचीन और दूसरी राजधानी गोवा। और क्वेश्चन आता है गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। गोवा को किससे छीना? तो छीन लिया किससे? गोवा से भैया। गोवा को छीना किससे? तो छीना यूसुफ आदिल शाह से। नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ब्रेटन वुड्स, बहुत बेहतरीन सवाल। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। इन संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है IMF, IBRD, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से, जल्दी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स 1944 में, ब्रेटन वुड्स एक जगह है, वहां एक सम्मेलन किया गया
और उससे कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई, मैं पिछले डिस्कशन में भी इन सब की चर्चा कर चुका हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं पुराने वीडियो जितने लोग जुड़े हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप पुराने जो डिस्कशन का क्वेश्चन है उसको आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि परसों 27 जनवरी से होने वाले करंट अफेयर सेशन को आप बिल्कुल मिस न करें। चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आईएमएफ आईबीआरडी दोनों बना। आईबीआरडी को ही हम बोलचाल में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। आईबीआरडी को ही बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। आईबीआरडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों की स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। लेकिन इसी सम्मेलन से एक और संस्था था जिसका नाम था गैट। इसी सम्मेलन के आधार पर गैट की भी स्थापना हुआ। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट जो बाद में बना डब्ल्यूटीओ, इसी गैट का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया, डब्ल्यूटीओ। गैट का ही नाम बदल के कर दिया गया डब्ल्यूटीओ। यानी कि गैट, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन तीनों की स्थापना जो की गई वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दोनों का स्थापना जो किया गया ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर ही किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जिसका सही उत्तर होगा दोनों। आईबीआरडी का हेडक्वार्टर कहां है, यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है, तो वाशिंगटन डीसी। गैट का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। गैट का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट अभी कंफर्म नहीं है, प्रिया शर्मा अभी कंफर्म नहीं है कि भाई जेपीएससी का, मैं एक्चुअली न्यूज आया है, मैं पहले कंफर्म हो लूंगा उसके बाद कंफर्म करूंगा। जेपीएससी का प्री एग्जाम रद्द हो गया, इसका मुझे कहीं से खबर आया है, इसका पुख्ता जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। जब जानकारी मिलेगी तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा। एक बार पता कर लेने दीजिए कि ऐसा हुआ है क्या। अगर हुआ होगा ऐसा कोई बात नहीं, बहादुर हमेशा लड़ते हैं और लड़के फिर से एग्जाम देंगे, फिर से निकालेंगे, क्या दिक्कत है। अब एक बार और मौका मिलेगा, जिनका नहीं हुआ था वो भी, उनको भी मौका मिलेगा, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर कंफर्म कुछ न्यूज होता है तो मैं जरूर बताऊंगा, जो भी न्यूज होगा आपके लिए वो मैं जरूर बताया करूंगा आपको। तो बताइए, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यूटीओ एंड वर्ल्ड बैंक। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। किसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर, ए इज द राइट आंसर। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक प्रोफेसर महबूबुल हक, पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के फेमस इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर महबूबुल हक और उनके सहयोगी थे अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक को तैयार किया। प्रोफेसर महबूबुल हक को ही मानव विकास सूचकांक का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूबुल हक को बोला जाता है। पहली बार उन्होंने ही निकाला था इसको, लेकिन बाद में इस किसको कौन निकाल रहा है, यूएनडीपी। और मैं बता दूं कि मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पहला सूचकांक जो है वो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। दूसरा जो है वो लिटरेसी रेट, दूसरा क्या है भैया, तो लिटरेसी रेट। और तीसरा क्या है भैया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का दर और जीवन प्रत्याशा। एक जन्म लेने वाला बच्चा अधिकतम मिनिमम कितने दिनों तक जीवित रहेगा, इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी को हम लोग बोलचाल में एवरेज एज भी कह देते हैं, एवरेज एज भी इसी को बोल देते हैं, एवरेज एज। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज एज, लिटरेसी रेट और पीसीआई, पर कैपिटा इनकम,
ये तीन ही बेस पे निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी। पहली बार किसने निकाला? प्रोफेसर महबूबुल हक ने। तो चलिए इस सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो चीजें मैं बता रहा हूं काफी मार्वेलस, काफी बेहतरीन, इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। इस बार बीपीएससी मेंस में पूछा था, इस बार बीपीएससी मेंस 66 मेंस जो हुआ, 66वीं बीपीएससी का जो मेंस हुआ, उसका पेपर देखिए जाकर। आप लोग प्रीवियस पेपर देखते नहीं, प्रीवियस पेपर जाकर देखिए। ये जो 66वीं मेंस अभी हुआ है कुछ दिन पहले जुलाई महीने में, उसमें सेकंड पेपर में जाकर देखिए, जीएस सेकंड पेपर में जाकर देखिए। सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन है, जीएस सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन इकोनॉमिक्स वाला, उस सेक्शन में जाकर देखिए सेम क्वेश्चन आया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। सीधे क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके आधार पर और कैसे निकाला जाता है बताइए। सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो ये सिर्फ प्री के लिए नहीं हो रहा है, ये जो डिस्कशन में डिटेल में करता हूं इसके पीछे वजह ये होता है कि आपको डिटेल बता सकूं। नेक्स्ट आइए, माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में किस गति से जनसंख्या वृद्धि को निरूपित किया था? माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में किस गति से जनसंख्या वृद्धि को निरूपित किया था? आंसर कीजिए आप लोग सभी। जल्दी 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 आंसर कीजिए, जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। मैक्सिमम लोगों को सेशन शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम दूर तक पहुंचाना है ताकि यह रोशनी जो फैलाया जा रहा है मिशन एसडीएम और डीएसपी के लिए दूर तक पहुंचे, बहुत दूर तक इसका प्रकाश पहुंचे, ताकि अधिकतम लोग इससे रोशन हो सके। गांव में बैठा हुआ बच्चा जो बैठा हुआ सपना देख रहा ऑफिसर बनने का, उसको भी रोशनी मिले। ये शेयर से ही होगा, अधिकतम शेयर करेंगे तो ऐसा हो सकता है। यानी बैठे बैठे भी आप कुछ लोगों का भला कर सकते हैं थोड़े से शेयरिंग से। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि को किस गति से बताया था? किस गति से बताया था? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि मतलब जीपी, जीपी के थ्रू बताया था। माल्थस ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि होता है जीपी के थ्रू, और फूड प्रोडक्शन यानी भोजन का उत्पादन होता है एपी के थ्रू। भोजन का उत्पादन होता है एपी के थ्रू। ग्राफ अगर बनाए तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो गया जनसंख्या वृद्धि, ये हो गया भोजन का उत्पादन। जनसंख्या वृद्धि और भोजन का उत्पादन, ये हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो ऐसे होता है भाई, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन जो होता है वो ऐसे होता है। फूड प्रोडक्शन का लाइन ये है, देखिए ये धीरे बढ़ता है और जनसंख्या तेजी से बढ़ता है। ये बढ़ता है जीपी के अकॉर्डिंग और ये बढ़ता है एपी के अकॉर्डिंग। फूड प्रोडक्शन होता है एपी के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जीपी के अकॉर्डिंग, इसीलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ता है, लेकिन भोजन उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। तो माल्थस ने चेताया, माल्थस ने चेताया, क्या चेताया भाई? कि जनसंख्या कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, एक दिन नहीं तो अनाज की कमी हो जाएगी और लोग भूख से मरने लगेंगे। जनसंख्या खुद कंट्रोल कर लो वरना लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। माल्थस ने अपना सिद्धांत 1799 में 1799 में दिया था, जब पूरे विश्व की जनसंख्या 1 अरब भी नहीं था। उस समय माल्थस ने चेताया दुनिया को कि जनसंख्या कंट्रोल कर लो वरना अपने आप कंट्रोल हो जाओगे। सोचिए कितना दूरदर्शी था माल्थस। माल्थस इंग्लैंड का रहने वाला था और इसकी पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एडम हॉस्टल में रहते थे और वहीं पर कार्ल मार्क्स भी रहते थे। कार्ल मार्क्स और माल्थस ये दोनों कहाँ रहते थे? ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किए और रहते थे एडम हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम था एडम्स, क्लियर है? और माल्थस रहने वाले थे इंग्लैंड के ही, लेकिन कार्ल मार्क्स रहने वाले थे जर्मनी के। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए जाना जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। कौन सा राज्य भारत में इनमें से रबर की खेती के लिए जाना जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। कौन सा राज्य भारत में रबर के लिए, मैं कल भी चर्चा किया था, सही उत्तर होगा केरल। केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं, केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल भारत में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी, भारत में सबसे अधिक जैविक विविधता भी कहां मिलता है? केरल में। सभी लोग आंसर कीजिए और सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों को सेशन से जोड़िए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है?
कौन एक है इनमें से जो फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, इनमें से कौन फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है? प्रोडक्शन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, इनमें से कौन सी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है जो राजकोषीय नीति का भाग है? यानी कि फिजिकल पॉलिसी का कौन सा पार्ट है, कौन सा इसमें फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है? जल्दी बताओ। प्रोडक्शन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एंड टैक्स पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है? कौन इसमें से राजकोषीय नीति का भाग कौन है? देखिए भाई, सही उत्तर दो, सोच के उत्तर दो, सही उत्तर अभी तक नहीं आया है, सोच कर और सही उत्तर दो। प्रोडक्शन पॉलिसी का कोई संबंध नहीं है राजकोषीय नीति से, विदेश नीति का भी कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज दर नीति, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, और दूसरा इसमें हो जाएगा कर नीति, टैक्स पॉलिसी। बिल्कुल सही, डी जिन्होंने लगाया और सी जिन्होंने लगाया वो दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। अगर बीपीएससी की बात करें तो यहां पर आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई दो, ब्याज दर नीति भी शामिल होता है राजकोषीय नीति में, और टैक्स पॉलिसी भी शामिल होता है राजकोषीय नीति में। बोथ आर राइट आंसर। क्लियर है? इसलिए बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? इसके अनुसार सही हो जाएगा ई आंसर। अगला ये नेक्स्ट, एक कार्बन क्रेडिट, अगला बहुत बेहतरीन सवाल है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जल्दी उत्तर दो। 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, या 10,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से उत्तर दो। 100 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, एक कार्बन क्रेडिट में कितना होता है? 10 किलो, 100 किलो, 100 किलो, कितना बताओ? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर सभी लोग दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग इसका सही आंसर कीजिए। कितना होता है? 1 टन। याद रखिए, एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। 1 टन, 1 टन में कितने किलोग्राम? जल्दी से उत्तर दो। 1 टन, 1 टन बराबर कितने किलो? 1 टन में कितना किलो? क्लास तो सर गवर्नमेंट जब आदेश देगी तभी क्लास शुरू होगा ना। गवर्नमेंट का भी कोरोना वायरस के कारण बंदी है। जल्दी से बताओ। 1 टन में 1000 किलो होगा जी। बताओ, 1 मन में 40 किलो, तो 1 टन में 100 किलो ना। बताओ, ये भी गड़बड़ है, थोड़ा सा गणित सुधारो। 1 टन में 100 किलो, गांव में रहे होते तो गलती नहीं होता। 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम में 1 टन, 1 टन बराबर 1 कार्बन क्रेडिट। इसका बी सही उत्तर होगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य, कौन सा वर्क विच इज नॉट वर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती है? जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती है? ये क्लास 4:30 बजे शुरू होती है। 4:30 बजे से राज इन्फोटेक मधेपुरा जी, आप एक क्लास 4:30 बजे शुरू होती है। आज 14वां सेशन है, कल 15वां सेशन होगा इसका, और परसों यानी 27 तारीख से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज लाने जा रहे हैं इसी समय 4:30 बजे से। तो इससे जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को अधिकतम शेयर कर दें अधिकतम लोगों तक, ताकि अधिकतम लोग इससे जुड़ सकें। तो कल 15वां सेट होगा और परसों से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज लेके आने जा रहे हैं। इनमें से कौन सी पॉलिसी, कौन सा कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है। करेंसी नियमन बिल्कुल है उसका। इसके अलावा विदेशी विनिमय कोष की रखवाली ये भी करता है, साख नियंत्रण भी करता है, विदेशी व्यापार का नियंत्रण नहीं करता। विदेशी व्यापार का नियंत्रण नहीं करता, 20 द राइट आंसर। आरबीआई
ने का विदेशी व्यापार पर नियमन नहीं है। क्या क्या काम है? करेंसी का नियमन, रेगुलेटिंग ऑफ करेंसी, क्रेडिट रेगुलेटिंग या फिर कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व। बैंकों का बैंक होता है ये, सरकार का बैंक होता है ये, आरबीआई सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है। आरबीआई आईएमएफ में भारत की तरफ से मेंबर होता है। आरबीआई का जो गवर्नर होगा वही आईएमएफ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्वेश्चन आ जाए कि आईएमएफ में भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन होता है? जो भी व्यक्ति रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा वही व्यक्ति आरबीआई का, वही व्यक्ति आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि होगा। क्लियर है? ये सब काम किसका? आरबीआई का। लेकिन विदेशी व्यापार पर नियमन इसका कार्य नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है? इनमें से कौन विश्व के तापमान को बढ़ाने में, ग्लोबल वार्मिंग करने में कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? जल्दी उत्तर दो। ये सभी जिम्मेवार हैं, लेकिन पूछ रहा है सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? ग्रीन हाउस गैस के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इनमें सबसे ज्यादा कौन जिम्मेवार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। कौन इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? भाई डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। डी तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस CO2 है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन है। लेकिन इनमें भी ये तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग में मदद करते हैं, विश्व का तापमान बढ़ाने में तीनों का योगदान है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। क्लियर है? आगे आते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां है? भारतीय रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर। बताइए कहां है रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट? कहां है भाई? जल्दी से बताइए। रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ या नागपुर? इसका सही उत्तर होगा देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर। देहरादून। बता दूं कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना 1966 में की गई थी। नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी देहरादून में। वर्तमान में इसके चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जो इसरो का चेयरपर्सन होते हैं, जो इसरो के चेयरपर्सन होते हैं वही व्यक्ति क्या होते हैं? इसरो के जो चेयरमैन होते हैं वही व्यक्ति होते हैं रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट के भी चेयरमैन। तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, इसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार किस आयु वर्ग के लोगों को युवा माना गया है? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में तैयार की गई थी। इसके अनुसार किस आयु वर्ग के लोगों को युवा माना गया है, यूथ माना गया है? कितने से कितने उम्र के लोगों को केवल यूथ माना गया है? 15 से 29, 16 से 38, 15 से 22, 17 से 28? जल्दी से बताइए किस आयु वर्ग के लोगों को युवा माना गया है, किस आयु वर्ग के लोगों को यूथ माना गया है? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। किस आयु वर्ग के? हाँ बिल्कुल, एस सोमनाथ, इसरो के चेयरपर्सन अभी के सिवान है, रिटायर होने वाले हैं के सिवान। वर्तमान में एस सोमनाथ बन गए हैं। एस सोमनाथ को अगला चीफ चेयरपर्सन बनाया गया इसरो का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अभी उनको अपॉइंटमेंट बाकी है। अभी सिवान है वो रिटायर कर जाएंगे तो उनकी जगह पर एस सोमनाथ को इसरो का घोषणा हो चुका है, अगला चीफ एस सोमनाथ होंगे। नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत
किसको युवा माना जाएगा? 15 से 29, 15 से 29 वर्ष के बीच के लोग को ही केवल युवा माना जाएगा। इससे नीचे वाला बच्चा कहलाएगा, इससे ऊपर वाला बुजुर्ग कहलाएगा। यानी 15 से 29 के बाद जो भी लोग हैं ये सब क्या कहलाएंगे? युवा नहीं कहलाएंगे। 15 से 29 तक ही आप यूथ कहलाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स को छोड़कर, नहीं जी, पॉलिटिक्स को छोड़कर राहुल गांधी भारत के युवा नेता माने जाते हैं। मोदी जी भी भारत के युवा आदमी माने जाते हैं भैया। नरेंद्र मोदी साहब भी भारत के युवा प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये सिर्फ हम लोग के लिए है। आम आदमी 29 साल में बूढ़ा हो जाएगा। पॉलिटिशियन 72-75 तक क्या रहेंगे? यूथ रहेंगे। ये पॉलिटिशियन को छोड़कर है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर 15 से 29। एशिया का पहला व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने का गौरव प्राप्त किया था। एशिया महादेश के पहले व्यक्ति जो यूएनओ के जनरल असेंबली, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल एंड सुरक्षा परिषद के महासचिव कौन बने थे? कौन पहले एशियाई थे? प्रथम एशियाई जिसे जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बना, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव बना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने वाला पहला एशियाई नागरिक। जल्दी से उत्तर दीजिए। यूथांट, उसका नाम है यूथांट। ये म्यांमार के रहने वाले थे, ये बर्मा के रहने वाले थे, म्यांमार के रहने वाले थे यूथांट, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद तक पहुंचे हैं। क्लियर है? वैसे अभी आप जानते हैं कि एशिया महादेश के भी और भी लोग बन चुके। ऐसे एशिया महादेश के ही वान की मून, एशिया महादेश के ही दक्षिण पिछला जो महासचिव कौन थे? वान की मून थे। वान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। ये भी एशिया में है। एशिया महादेश से दो लोग यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव बनने वाले दो एशियाई है। पहले एशियाई यूथांट म्यांमार के, और दूसरे दक्षिण कोरिया की वान की मून। क्लियर है? समझ में आया बात? तो याद रखिएगा आप लोग। त्रिगवेली, कॉफी अन्नान, त्रिगवेली पहले जनरल सेक्रेटरी थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। कॉफी अन्नान अफ्रीका के थे, अफ्रीका के रहने वाले थे। ये भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो में किस के बीच वार्तालाप को बताया गया है? मिलिंद पन्हो एक बुक है जिसके अंदर किसके बीच के वार्तालाप को बताया गया है? किसके बीच के वार्तालाप को मिलिंद पन्हो में बताया गया है? बताइए। मिलिंद पन्हो, पन्हो का मतलब प्रश्न होता है। पन्हो का मतलब क्या होता है? प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद क्या होता है? एक हिंद यूनानी व्यक्ति था, एक हिंद यूनानी व्यक्ति था, हिंद यूनानी व्यक्ति था। सुन लो मेरी बात। उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर बेचारा भारत में आके क्या बन गया? मिलिंद। मिनांडर क्या बन गया? मिलिंद बन गया। जी, हिंद यूनानी व्यक्ति मिनांडर था। अलेक्जेंडर, सिकंदर बन गया भारत में। क्यों जी? एरिस्टोटल, अरस्तु बन गया भारत में। जापान में आने वाला चक्रवात टाइफून इंडिया में तूफान बन गया। इंडियन किसी को नहीं छोड़ा है। तो मिनेंडर भारत में क्या बन गया? मिलिंद। इन्होंने कुछ प्रश्न किया था। किससे प्रश्न किया था भैया? यही प्रश्न पूछ रहा था। इसका सही उत्तर होगा नागसेन। बौद्ध भिक्षु और मिलिंद के बीच जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चला, उसी प्रश्न उत्तर को जिस बुक में लिखा गया, उस बुक को बोला जाता है मिलिंद पन्हो। उस बुक को बोला जाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न किससे प्रश्न किया? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। इन दोनों के बीच जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चला, इसको जिस किताब में लिखी गई उस किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। आगे आइए। चारों वर्ण, अगला प्रश्न इतिहास से ही। चारों वर्ण की जानकारी। चारों वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? जल्दी बताओ। 10वां, 8वां, 9वां और 6ठा किस मंडल से? ऋग्वेद के किस मंडल से? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, तो किस मंडल से चारों वर्णों की जानकारी मिलती है? ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय और दोनों जांग से वैश्य और तलवा से शूद्र। ये बताया ऋग्वेद के किस मंडल में बताया गया है? जल्दी से उत्तर दो। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय और दोनों जंघा से शूद्र और तलवा से निकले हैं शूद्र। लेकिन याद रहे उस जमाने में जाति पाति जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर था। एक ही परिवार में शूद्र भी रहते थे, एक ही परिवार में ब्राह्मण भी रहते थे। वहां जाति पाति जन्म के आधार पर नहीं था। बाद में आकर के लोगों ने अपनी अपनी जाति पर कब्जा कर लिया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जाति पर कब्जा कर लिया और गुप्त काल और धर्मशास्त्रों के युग तक आते आते छुआछूत भी हो गया था। यानी जो भी जाति पाति बना धरती पर बना। ये भगवान जी बना के नहीं भेजे कि भैया
ये जाति है, इसमें जन्म लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यहाँ बनाया गया है, ये सब ढकोसला है, सामाजिक ढकोसला, जिसको लोग ढो कर लेकर चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अगर लेके आप चल सकते चलिए, लेकिन जबरदस्ती अगर आप पर जाति थोपी जाए, जबरदस्ती अगर आप पर धर्म थोपा जाए, तो ये उचित नहीं है। जबरदस्ती किसी पर धर्म और जाति थोपी जा रही है, इसी को बोलते हैं इंटॉलरेंस। इसको टॉलरेंट नहीं मानेंगे हम, इंटॉलरेंस इसी को बोलते हैं, असहिष्णुता बोलते हैं इसको, है ना। जाति और धर्म जबरदस्ती थोपने की चीज नहीं है। आप हर दिन सुनते हैं कि इसने इस जाति में विवाह कर लिया तो उसके साथ ऑनर किलिंग हो गया। इसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया, ऑनर किलिंग को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जन्म नहीं दे सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो मारने का अधिकारी आप नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? जमीन से बेदखल कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए, जान लेने की आपको कौन कहा है? क्यों जी? इसलिए भैया इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य आपको मैं पहले चर्चा किया हूं, बताया हूं। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। पूछ रहे किसके दरबार में रहते थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? चलिए, पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। मैं पढ़ा चुका हूं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के काल में 2 यज्ञ हुआ था, उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी अयोध्या शिलालेख से मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी अयोध्या शिलालेख से मिलता है। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि ये शुंग वंश जो था वो भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश था। भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश कौन था? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी, जो भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश था। क्लियर है? भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश था, और इसकी जानकारी अयोध्या शिलालेख से मिलता है। इसने अशोक के बनाए गए स्तूप, सांची स्तूप और भरहुत स्तूप का मरम्मतीकरण भी करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अशोक के समय कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के गुरु थे उपगुप्त, जिनके शरण में जाकर इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसके समय में गुप्ताज कैलेंडर 319 एडी में, 319 ईस्वी में गुप्त कैलेंडर की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से सूफी संतों में कौन सा एक सर्वप्रथम अजमेर आकर बस गए? इन सूफी संतों में कौन ऐसे थे जो अजमेर आकर बस गए थे? अजमेर में आकर बसने वाला सूफी संत कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, बताओ कौन सूफी संत थे जो अजमेर में आकर बस गए थे? जल्दी से उत्तर दीजिए, अजमेर में आकर बसने वाला सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। बताइए जल्दी से उत्तर। बिल्कुल सही। अगर आप लोग लगातार सेशन को देख रहे हैं तो सेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक सेशन को पहुंचाइए, अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक, सभी जगह पे। इसका सही उत्तर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की अजमेर में। एक्चुअली ये भारत में आने वाले तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, भारत में आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा मोहम्मद गजनवी और तीसरा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो तीसरा आक्रमणकारी था, उसके साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। इन्होंने चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। अजमेर में ये बस गए। अजमेर में इनका दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। क्लियर है? और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ये फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ये तीनों का पूछता है। और बख्तियार काकी की बात करें तो बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, जिनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे आते हैं, 1665 में, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल संधि की, किसके साथ मुगल संधि की थी? क्वेश्चन ये कर रहा है शिवाजी ने किसके साथ, किस मुगल के साथ संधि की थी? कौन से मुगल थे जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि? कौन सी संधि भैया? संधि कौन सी थी? पुरंदर की संधि। नोट कर लीजिए, 1665 में शिवाजी ने
पुरंदर की संधि किसके साथ किया था? उस समय औरंगजेब का शासन था भाई। तो औरंगजेब ने किसे भेजा था? औरंगजेब ने किसे भेजा था शिवाजी के साथ समझौता करने के लिए? इस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि, औरंगजेब के समय शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। शिवाजी और राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। लेकिन धोखा से शिवाजी के इस संधि को तोड़ते हुए शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा के जयपुर महल में इनको रखा गया। शिवाजी को धोखे से औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा के आगरा के लाल किले के जयपुर महल में बंदी बना के रखा था। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है, कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी? बहुत इजी और आसान सवाल। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बाबर? उत्तर दीजिए जल्दी से आंसर कीजिए। किसने आगरा नगर की स्थापना की 1504 में? आगरा नगर की स्थापना 1504 में किया गया था। चलो हिंट कर दिया, आगरा नगर की स्थापना 1504 में किया गया था। आगरा नगर की स्थापना 1504 में किसने किया था? ये किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव रखी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की 1504 में और राजधानी दिल्ली से आगरा लाया गया। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी इसके दूसरे शासक थे। इसमें तीसरे शासक थे इब्राहिम लोदी और अंतिम शासक थे। लोदी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को पीर बाबा के मजार पर जाने से रोक लगा दिया और तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी नाम से एक गज बनवाया, जमीन की माप के लिए गज सिकंदरी नामक एक गज बनवाया। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया। हिमाचल प्रदेश के माता का मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, उसे तोड़वाया और उसके टुकड़ों को मांस को तोलने के लिए दे दिया। यानी कट्टर कहिए कि कट्टर मुस्लिम इसको कह सकते हैं आप, शासक था। इसके अलावा एक कविता भी लिखा करता था सिकंदर लोदी, गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था सिकंदर लोदी। इसका कार्यकाल है कब से कब तक? 1800 इसका कार्यकाल है 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी राजा रहा। अब 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी राजा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक वंश के दूसरा शासक था। इसे पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। कहते हैं कि पूरे सल्तनत काल में, याद रखिएगा, पूरे सल्तनत, गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक, पूरे सल्तनत काल में युद्ध के मैदान में शहीद होने वाला शासक कौन था? एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, सबसे अभागा बादशाह। इसने कलंदर की उपाधि भी ली थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में किया था। मूलतः ताशकंद का रहने वाला था। जहाज महल, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहाँ है जहाज महल? कहाँ है? अजमेर में, जौनपुर में, मालवा में, गुलबर्गा में? जल्दी से बताइए, जहाज महल कहाँ है? अधिकतम लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए, सेशन मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। बताइए कहाँ है जहाज महल? कहाँ है? अजमेर, जौनपुर, मालवा या गुलबर्गा? बताइए जल्दी से, जहाज महल कहाँ है? ये इसका सही उत्तर होगा सी इज द राइट आंसर। जहाज महल मालवा में है। मालवा मध्य प्रदेश के धार जिले में। जहाज महल मध्य प्रदेश के वर्तमान में धार जिले में जहाज महल है। जहाज महल मध्य प्रदेश के धार जिले में है। जगह का नाम है मांडू। नोट कर लीजिए, जहाज महल, मालवा तो पूरा एरिया का नाम है ना जी, मालवा कोई जगह नहीं है, पूरा क्षेत्र है। तो जहाज महल मालवा के किस शहर में है? मांडू शहर में है। मालवा के मांडू शहर में है जहाज महल। और जहाज महल वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है जहाज महल। जहाज महल जिसको बनवाया था बाज बहादुर ने, जिसे बनवाया था किसने? बाज बहादुर ने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसने विदेशों में आधुनिक नीति पर अच्छा इसमें ऐसे होगा, शासक होगा, यहां पर शब्द गलती से नोट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने विदेशों में आधुनिक नीति पर दूतावास खोला था? आधुनिक नीति यानी मॉडर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन से ऐसा इसमें से राजा है जिसने विदेशों में दूतावास
यानी एम्बेसी बनाया था, अलग अलग देशों में अपना दूत भेजने का काम किया, वहां दूतावास बनाया। ये बनाने का काम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन ए क्या है भाई? हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। किसने आधुनिक तरीके से अपने सेना को प्रशिक्षित भी किया, आधुनिक तरीके से दूतावास बनवाए, और किसने किसने फ्रांस में जैकोबिन क्लब का मेंबरशिप लिया? फ्रांस में जैकोबिन क्लब, फ्रांस की क्रांति, आप जानते हैं कि वहां का जो मध्य वर्ग था, फ्रांस में जो मध्य वर्ग था ना, वो लोग जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग थे, उन लोगों की एक ग्रुप थी वहां जो गॉसिप में भाग लेती थी, उसी को बोलते थे जैकोबिन क्लब। उसका मेंबर बनने वाला एकमात्र शासक कौन था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने ही आधुनिक तरीके से दूतावास की स्थापना की। इसने अपने सैनिकों को यूरोप के तर्ज पर प्रशिक्षित किया, और जैकोबिन क्लब का मेंबर बनने वाला टीपू सुल्तान, यानी मैसूर राज्य का सबसे योग्य सुल्तान टीपू सुल्तान था। लेकिन बदकिस्मती चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में इसकी हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, और बाद में सहायक संधि के द्वारा मैसूर राज्य को भारत में, यानी कि अंग्रेजी सरकार में, ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गया था? काकोरी लखनऊ के पास एक जगह है, 10 डाउनिंग ट्रेन, 10 डाउनिंग ट्रेन, वहां काकोरी षड्यंत्र केस था। हालांकि इसका नाम बदल दिया सरकार ने, काकोरी षड्यंत्र केस का नाम चेंज हो गया है, करंट अफेयर है, नोट कर लो। इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। भारत सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन, नोट कर लो, 1 महीने 2 महीने पहले का करंट अफेयर है। इसको हाल ही में काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। लखनऊ के निकट काकोरी में 10 डाउनिंग ट्रेन को लूट लिया गया था। इसमें अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, सरदार रोशन सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। क्लियर है? तो भैया इसमें से कौन थे जो फांसी से बच गए थे? वो थे चंद्रशेखर आजाद। बाकी सबको फांसी दी गई थी, इन सबको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद बाद में 1931 में, 1931 में इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, उसमें अंग्रेजों से इनका मुठभेड़ हुआ, और अंतिम गोली बचा तो खुद को गोली मार लिए, क्योंकि इनका कहना था कि जिंदा हम कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो खुद की गोली से मरे थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका नाम बदल के कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद पार्क। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इनमें से 57 की क्रांति में नेता थे जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? शेर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग? जल्दी से उत्तर दीजिए। रामचंद्र पांडुरंग इनमें से किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन जाना जाता था? नहीं, सी इज द राइट आंसर, तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग बोलते थे। नाना साहब को बोलते थे धोंधू पंत। नाना साहब का नाम था धोंधू पंत। नाना साहब को बोलते थे धोंधू पंत। रामचंद्र पांडुरंग थे तात्या टोपे। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। आप जानते 57 की क्रांति से तात्या टोपे ने ग्वालियर से नेतृत्व किया था, और नाना साहब ने कानपुर से, बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग शामिल हुए थे 57 की क्रांति में। नेक्स्ट आइए। इनमें से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? इनमें से किसने बंगाल विभाजन में हुए विरोध का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंगाल से, कलकत्ता से किसने नेतृत्व प्रदान किया? बरेली से खान बहादुर खान, उमेश कुमार तिवारी जी, बरेली से खान बहादुर खान। चलो जल्दी उत्तर दो। इसका सही उत्तर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही आपने कहा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसका नाम था बंग भंग आंदोलन, या उसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। इसका नेतृत्व बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उत्तर प्रदेश से स्वामी श्रद्धानंद और गोविंद बल्लभ पंत, दिल्ली से सैयद हैदर रजा, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह,
और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के मैगजीन का नाम था बंगाली, जो अंग्रेजी भाषा में छपी थी। नेक्स्ट आते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर हैं। भारत के पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने पारित करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। इनकी मैगजीन का नाम था सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैगजीन का नाम था सोम प्रकाश। बारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला। भारत में पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, ये सब इनकी किताबें हैं। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला, इन दोनों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, उनके पिता का नाम द्वारकानाथ टैगोर था। निम्नलिखित नेताओं में से, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों, अंडरग्राउंड जो एक्शन था, उसको संगठित किया? इनमें से कौन व्यक्ति थे जो जेल से भाग गए और अंडरग्राउंड होकर उन्होंने काम किया? आपको बताया था कि नेपाल के राजविलास के जंगल में, नेपाल के राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना की गई थी। बीपीएससी मेंस में कई बार सवाल आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता की भूमिका चर्चा करें। तो भैया इनमें से कौन सा संगठन है, कौन व्यक्ति है जो जेल से भागकर और भूमिगत होकर के उन्होंने क्या किया? आंदोलन चलाया। उन्होंने आजाद दस्ता भी बनाई नेपाल के राजविलास के जंगल में। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, नोट कर लीजिएगा। हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल की तराई में राजविलास के जंगल में इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। मैं एक समाजवादी हूं और एक गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। मैं एक समाजवादी हूं, आई एम सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक बट I did not believe in प्रिंस एंड किंग। मैं राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं करता। किसने कहा था? किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। राजाओं और राजकुमारों में मुझे विश्वास नहीं, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न। भारत में कोयला का दो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयला का दो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जल्दी से बताओ। भारत में कोयला का दो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सेशन को शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोग इससे जुड़ जाएं। और कल 15वां सेशन में लाऊंगा 26 जनवरी को, और उसके अगले दिन से 27 तारीख से करंट अफेयर की सेशन में इसी चैनल पर इसी समय प्रारंभ करने जा रहा हूं। लगातार जुड़िए सेशन के साथ। सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सबसे ज्यादा, सॉरी छत्तीसगढ़ उड़ीसा नहीं भाई, सॉरी सी होगा भाई, सी, सॉरी सी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसको कट कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी। जिन्होंने सी लगाया सही है। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दो कोयला के भारत में सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है। क्लियर है? सबसे अधिक कोयला किस चट्टान में मिलता है? तो आंसर होगा गोंडवाना चट्टान। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खनिज किसमें मिलता है, मिनरल किसमें मिलता है, तो होगा धारवाड़ रॉक। सबसे ज्यादा मिनरल किसमें मिलता है? तो धारवाड़ चट्टान। और सबसे ज्यादा कोयला किसमें मिलता है? तो गोंडवाना चट्टान। और सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में। आगे करंट अफेयर की क्वेश्चन आ गया। आप लोग कह रहे थे कि सर करंट अफेयर क्वेश्चन डालिए। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर ने अपना बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया है? जल्दी बताओ। कोलकाता नाइट राइडर ने हाल ही में अपना बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा भरत अरुण। भरत अरुण को कोलकाता नाइट राइडर ने अपना बॉलिंग कोच अपॉइंट किया है।
भरत अरुण। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2,780 करोड़ रुपए में समझौता किया है? कौन से देश को भारत किस देश को अपना मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा? इतने रुपये में किस देश को बेचेगा? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ फिलीपींस सरकार ने समझौता किया है। भैया मुझे ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, भारत में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल इतने रुपए में डील किया है खरीदने के लिए। ब्रह्मोस जो मिसाइल है रूस और भारत का संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। रूस के मस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म से हो गया ब्रह्मपुत्र और मोस से हो गया मस्कोवा। तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी, रूस के मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस। रूस की राजधानी मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे ही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत की संयुक्त परियोजना से बनाया गया है। अभी फिलीपींस सरकार ने समझौता किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड से कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए। तो आंसर होगा फिलीपींस। अगला आइए, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? आईसीसी ने टी20 का सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित किया है, उसमें भारत की कौन सी खिलाड़ी को स्थान मिला है? इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए, स्मृति मंधाना। इसका सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को आईसीसी के टी20 टीम में जगह दिया गया है तथा वनडे टीम में जगह दिया गया है मिताली राज को और झूलन गोस्वामी को। वनडे टीम में जगह दिया गया मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। आईसीसी के वनडे टीम में मिताली राज, झूलन गोस्वामी और टी20 में स्मृति मंधाना को। ये दोनों बात नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर। द गेट्स फाउंडेशन ब्रिटिश बायोकेमिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्नलिखित में से कितने डॉलर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? द बिल गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोकेमिकल चैरिटी ने मिलकर कोरोना से जंग के लिए कितना पैसा देने की बात की है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 150 मिलियन डॉलर। 150 मिलियन डॉलर की समझौता किया गया है। 150 मिलियन डॉलर नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डेनिस ओलिपो। बहुत बेहतरीन सवाल। डेनिस एलिपो को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया है? रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं कौन? डेनिस एलिपो। कहां नियुक्त हुए? भारत में, नेपाल में, चीन में, जापान में? सभी लोग आंसर कीजिए, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। डेनिस ओलिपो किस रूस के रहने वाले हैं? इन्हें राजदूत बनाया गया है रूस का। कहां बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा इंडिया। इंडिया में बनाया गया है इनको राजदूत। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग। बहुत बेहतरीन सवाल, नंबर 1 सवाल पूछा जाएगा इस बार। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो। कौन बन गए हैं पहले भारतीय? ऑस्ट्रेलिया, जैसे भारत में आईपीएल होता है, आईपीएल होता है भारत में, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश लीग। उसमें खेलने वाले पहले भारतीय बन गए उन्मुक्त चंद। अंडर 19 में खेलते उन्मुक्त चंद अंडर 19 टीम के मेंबर हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम के हैं ये उन्मुक्त चंद। ये पहले भारतीय बन गए जो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलेंगे। अगला प्रश्न, इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को खरीदने के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का समझौता किया है? इजराइल खरीदेगा जर्मनी से 3 अत्याधुनिक पनडुब्बी। 3 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदेगा इजराइल। किससे? जर्मनी से खरीदेगा। कितने डॉलर का समझौता है भैया? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका सही 3.4 अरब डॉलर। बिल्कुल सही उत्तर, 3.4 अरब डॉलर का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना किया दिवस मनाया जाता है? कितने तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? कितने तारीख को? अभी हाल ही में तो मनाया गया है। चलिए हिंट भी कर दिया आपको, हिंट भी कर दिया, जल्दी बताओ। 19 जनवरी। 19 जनवरी को बिल्कुल सही उत्तर। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, वायु से भरे गुब्बारे में, थोड़ा 2 प्रश्न साइंस का भी लिया हूं। वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा वरीयता दी जाती है। गुब्बारे में हाइड्रोजन नहीं भरा जाता, हीलियम भरा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है कि वायु में से भरे गुब्बारे में
वायु से भरे जो गुब्बारे हैं उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा वरीयता दिया जाता है। क्यों? अपेक्षाकृत सस्ता है इसलिए, अपेक्षाकृत कम घना है इसलिए, अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति है उसमें, या यह विस्फोटक मिश्रण बना लेता है हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना लेता है इसलिए। चलिए बताइए, गुब्बारा में हम हीलियम काहे भरते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो अधिक ज्वलनशील है, तो हवा के साथ मिलकर ये क्या कर सकता है? आग लगा सकता है गुब्बारे में। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम को तवज्जो देते हैं। चलिए, डी आंसर हो गया। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर हम पूरा का पूरा पैर से लेकर सर तक का हम देख ले अपना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए कि आप अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सकें? प्लेन मिरर का कितना होना चाहिए हाइट बताओ कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। मिरर की लंबाई कितनी होगी? तो मिरर में पूरा हमारा फिगर दिखेगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो कैसा लगा सेशन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा सेशन। समझ में आया, अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को अधिकतम लोगों तक सेशन से निकलते निकलते अधिकतम लोगों तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर दीजिए। और कैसा लगा सेशन ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसा लग रहा है सेशन ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए, तो हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस तर्ज पर इस बार एसडीएम या डीएसपी को एक पद हमारे अपने नाम कर लेना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी